हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सपना। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं फॉर यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन। पहली यूनिट हमारी कवर हो चुकी है जिसमें मैंने आपको अराउंड 5 लेक्चर्स दिए हैं। 75 क्वेश्चंस उसमें हमने प्रैक्टिस किए हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। साथ ही साथ मैंने उसकी कंबाइन पीडीएफ शेयर कर दी है अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों चीज़ों का लिंक मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी यूनिट नंबर 2, दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथडोलॉजी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है आप लोगों के लिए और इस यूनिट के हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। वो सभी चीज़ें हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। आज हमारा पार्ट फर्स्ट है। अगेन हम टारगेट कर रहे हैं 15 क्वेश्चंस पर डे। हर दिन हम मिनिमम 15 क्वेश्चन सॉल्व करें जो कि मेरी तरफ से होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं। यूनिट 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार इसका सिलेबस बता दूँ। यूनिट 2 स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथडोलॉजी, इसमें आपके पास दो सब्जेक्ट्स को कहीं ना कहीं मिला दिया गया है, स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च मेथडोलॉजी। कुछ पोर्शन स्टैटिस्टिक्स का है, कुछ रिसर्च मेथडोलॉजी का है। हालांकि दोनों एक ही चीज़ है, एक ही पार्ट माने जाते हैं, एक ही टॉपिक के माने जाते हैं। बट स्टिल अगर आप यूजीसी नेट की बात करें तो वहाँ पर स्टैटिस्टिक्स आपका पेपर 2 में है और रिसर्च मेथडोलॉजी पेपर 1 में। बट स्टिल पेपर 2 में जब आप स्टैटिस्टिक्स को पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी आपके सब्जेक्ट में रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में बताया गया है। रिसर्च मेथडोलॉजी का टॉपिक, रिसर्च मेथडोलॉजी के कंसेप्ट वहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। सेम तरीके से यहाँ पर भी इस टॉपिक से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च मेथडोलॉजी दोनों को मिलकर बनाया जाएगा। तो उसी को टारगेट रखते हुए मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस फ्रेम किए। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाईक्यूज हैं, कि किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं तो आपके एग्ज़ाम में ये भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और उसके अराउंड जो कंसेप्ट है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले आपके पास आती है सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम मीडियन मोड के बारे में पढ़ते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी और रिसर्च के टॉपिक्स। रिसर्च क्या है, कैसी रिसर्च डिज़ाइन होती है, क्या कैसे, क्या मेथड होते हैं, सैम्पल कैसे लिया जाता है, कितने टाइप की सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट कैसे हम उनको यूज़ करते हैं, क्या उनकी अजम्पशंस हैं, क्या फीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें इस यूनिट के अंदर आपको दी गई हैं। तो एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे और बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे, जैसे हमने अकाउंट्स में किया था कि बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किए थे क्वेश्चंस एंड देन हम थोड़े से एडवांस लेवल पर पहुंचे थे। तो वैसे ही क्वेश्चंस बेसिक से स्टार्ट है बट धीरे धीरे उनका लेवल बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। दैट इज असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट आपको दिया है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किया जाता है डेटा कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए, और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूजेस प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, फोरकास्टिंग थ्योरीज। देखो, दो तरीके से हमारे पास स्टैटिस्टिक्स होती है। एक होती है डिस्क्रिप्टिव नेचर की और एक होती है आपके पास इन्फ्रेंशियल नेचर। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि जैसे आपको डेटा दिया गया है आप उसको वैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। इन्फ्रेंशियल का मतलब होता है कि आप उनसे क्या कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डेटा कलेक्शन को यूज़ करती है, डेटा को प्रेजेंट करने के लिए, उसको एनालाइज और इंटरप्रेट करने के लिए यूज़ करती है। वहीं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम ऐसे टॉपिक्स पढ़ते हैं जो हमें कंक्लूजन्स की तरफ लेकर जाते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर दोनों ही सेंटेंस हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं, लेकिन दोनों अलग अलग टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। असर्शन डिस्क्रिप्टिव के बारे में बात कर रहा है और इन्फ्रेंशियल सेकंड स्टेटमेंट हमारा इन्फ्रेंशियल के बारे में बात कर रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है क्योंकि दोनों इंडिविजुअली करेक्ट है। ऐसे स्टेटमेंट्स में हमेशा, ऐसे क्वेश्चंस में आपको पहले स्टेटमेंट्स को चेक करना चाहिए
उसके बाद उनके बीच कोई कनेक्शन है या नहीं वो आपको चेक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन इनका आपस में कोई मतलब कनेक्शन भी मैं नहीं कहूँगी, कनेक्शन तो है, लेकिन रीजनिंग यहाँ पर सही नहीं बनती है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में डेटा कलेक्शन का यूज़ होता है, इसीलिए नहीं क्योंकि इन्फ्लुएंशियल में प्रोबेबिलिटी का यूज़ होता है, नहीं। ये दोनों अपने अलग अलग स्टेटमेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। अब देखो, दो तरीके से स्टैटिस्टिक्स से मैंने बताया, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्लुएंशियल। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ते हैं हमारी सेंट्रल टेंडेंसी, हमारी वेरिएबिलिटी यानी कि डिस्पर्जन्स, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अगर हमें उससे कोई कंक्लूजन्स विड्रॉ करने हो तो उसके लिए हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, रिग्रेशन एनालिसिस, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। ये सारी चीज़ें हम इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं। दो ब्रांचेज हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स की, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्लुएंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थमेटिक मीन इज द मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड एवरेज बिकॉज। आपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में 3 तरीके की टेंडेंसीज पढ़ी हैं, मीन, मीडियन, मोड। और मीन के अंडर भी आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आता है, अर्थमेटिक मीन है और हार्मोनिक मीन है। यहाँ पर अर्थमेटिक मीन से क्वेश्चन पूछा है और अर्थमेटिक मीन की आपकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, कि फीचर्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। स्टैटिस्टिक्स में अजम्पशंस और प्रॉपर्टीज से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आप मेक श्योर कीजिए कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको सभी की प्रॉपर्टीज अच्छे से लर्न हो, ठीक है। अर्थमेटिक मीन को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला एवरेज ये है। क्यों इसको हम ऐसा कहते हैं? क्या ये सारे ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है? बिल्कुल। अगर मुझे किसी भी डेटा सेट का मीन निकालना है, अगर मैं ले रही हूँ 1 2 3 4 5, ये डेटा सेट है, अगर मुझे इसका मीन निकालना है तो मुझे सारे ऑब्जर्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, वरना हम इसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इट इज़ लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। लीस्ट अफेक्ट करता है एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि अगर मैंने एक भी वैल्यू चेंज करी आपका मीन चेंज हो जाएगा। अगर मैंने 1 की जगह पर वापस से यहाँ पे 2 ले लिया तो आपके पूरे मीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो लीस्ट अफेक्ट होना तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। इनफैक्ट हमारा जो अर्थमेटिक मीन होता है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। कोई भी ऑब्जर्वेशन अगर आप चेंज करो तो उसे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। इट इज़ कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स। बिल्कुल, आप कंबाइंड मीन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज़ रिजिडली डिफाइंड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, रिजिडली डिफाइंड है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। इट पजेस सैम्पलिंग स्टेबिलिटी, इसके अंदर सैम्पलिंग स्टेबिलिटी है। सैम्पलिंग स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब आप डिफरेंट सैम्पल्स कलेक्ट करते हैं तो उन सभी के मीन आपको कांस्टेंट दिखाई देंगे। मतलब अगर आप एक ही पॉपुलेशन से बार बार सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं और उससे मीन निकाल रहे हैं तो आपको सेम तरीके का मीन दिखाई देगा, कांस्टेंट मीन आपको दिखाई देगा। इसका मतलब होता है कि सैम्पलिंग स्टेबिलिटी अर्थमेटिक मीन के अंदर होती है, विच इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन 2 हमारा सही नहीं है, बाकी सब सही है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे देखो 2 हटा दो और यहाँ पर बाकी चीजें नहीं है, तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ठीक है। नाउ अर्थमेटिक मीन के मेरिट्स डीमेरिट्स मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है ना, आप इसको पढ़ सकते हैं और इनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, गो थ्रू का, ताकि अगर सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप उसे कवर कर पाए। नेक्स्ट, सेलेक्ट द रॉन्ग आंसर। अब देखो, ये रॉन्ग आंसर सेलेक्ट करने से पहले आपको करेक्ट इक्वेशन पता होनी चाहिए। आप सभी को पता है कि एक इम्पेरिकल रिलेशनशिप होता है मीन मीडियन मोड में, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं z इक्वल्स टू 3m माइनस 2 मीन, ठीक है। तो अब देखो 3m माइनस 2 मीन, तो ये तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, दिस इज करेक्ट। यहाँ पे लिखा है 3 मीडियन और 2 मीन, ये रॉन्ग है। यहाँ पे लिखा है 2 मीन और 1 मीडियन, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। 3 मीडियन एंड 2 मीन, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो यानी कि हमारा आंसर बी सी डी होगा, क्योंकि हमसे यहाँ पे पूछा है कि रॉन्ग आंसर को आपको सेलेक्ट करना है, सो दैट विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ deviations टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन ऑफ अ सीरीज इज। सम ऑफ deviations टेकन फ्रॉम मीन। देखो आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशंस अगर हैं, लाइक 5 4 3 2 1। अब अगर आप इसका मीन निकाल रहे तो 5 + 4 9 10 और ये कितना हो जाएगा 50, एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय 5।
तो मीन कितना आ जाएगा आपका 3। अब आपको क्या करना है, डिविएशंस निकालनी है, ठीक है। तो 3 माइनस 5, सॉरी 5 माइनस 3 2, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 3 माइनस 1 और 1 माइनस 3 माइनस 2। ये आपके आ गई क्या, डेविएशंस। इन डेविएशंस का हमें करना है सम। तो आप इन डेविएशंस का जब भी सम करेंगे तो ये सब कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो अगर हम डेविएशंस का सम करते हैं, डेविएशन जो अर्थमेटिक मीन से ली गई है, तो उसका सम हमेशा क्या होता है, 0 होता है। और ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। देखो, सम ऑफ डेविएशन इज 0, मिनिमम सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन, इन डेविएशन का जब आप स्क्वायर करते हो तो उसका सम हमेशा क्या आएगा, मिनिमम। चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, दोनों से आपका अर्थमेटिक मीन इफेक्ट होता है। मतलब अगर आप ऑब्जर्वेशन में कुछ प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेंगे तो उसका इम्पैक्ट आपके कहीं ना कहीं मीन पर भी देखने को मिलेगा। सारे ऑब्जर्वेशंस पे ये डिपेंड करता है, रिजिडली डिफाइंड है, और कंबाइंड मीन भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको अर्थमेटिक मीन की पता होनी चाहिए। Now, what is the chance of drawing a king in a draw a pack of 52 cards? 52 कार्ड्स जब हमारे पास हों, उसमें से अगर हम किंग ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको पता है कि 4 किंग्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे 4/52 लिख सकती हूँ। इसको सॉल्व करके 1/13 आएगा। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये। तो यानी कि 4/52 और 1/13 दोनों ही करेक्ट है, तो आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये तो ईजी था। समझना है आपको डेक ऑफ कार्ड्स के बारे में। डेक ऑफ कार्ड्स में आपको पता है आपके पास अलग अलग कार्ड्स हैं, टोटल कार्ड्स हैं आपके पास 52। 4 इक्के होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास 12 फेस कार्ड्स होते हैं और बाकी आपके पास नंबर कार्ड्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कितने रेड कार्ड्स हैं, कितने ब्लैक कार्ड्स हैं, कितने हार्ट हैं, कितने डायमंड हैं। और ये आपको तभी पता होगा जब आपको पूरे डेक ऑफ कार्ड्स के बारे में डिटेल में नॉलेज होगी, है ना। तो कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो डेक ऑफ कार्ड्स के बारे में आप थोड़ा सा पढ़कर जाइएगा, थोड़े बहुत नंबर्स याद करके जाइएगा, ताकि अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए प्रोबेबिलिटी के पार्ट में तो आप आंसर कर सकें। नेक्स्ट, कार्ल पियर्सन मेथड वाज प्रोपाउंडेड इन। कार्ल पियर्सन का जो मेथड था वो 1890 में दिया गया था। कार्ल पियर्सन का कौन सा मेथड, कार्ल पियर्सन के मेथड से आपको पता होगा हमने कोरिलेशन कॉफिशिएंट कैलकुलेट करना सीखा है, ठीक है। क्या होता है कोरिलेशन कॉफिशिएंट, दैट इज आर इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई, आर इक्वल्स सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है। इस तरीके से हम कोरिलेशन कॉफिशिएंट निकालते हैं। तो कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन कॉफिशिएंट कौन सी ईयर में दिया गया था, तो दैट वाज 1890, और ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। दिस वाज योर PYQ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मीडियन इज 54, मीन इज 60, व्हाट इज मोड। तो भाई इजी क्वेश्चन है। Z इक्वल्स टू हमें करना है 3m माइनस 2 3 इंटू 54 माइनस 2 इंटू 60। सॉल्व कर लो इसको। 162 माइनस दिस विल बी 120, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 42। तो एम्पेरिकल रिलेशनशिप अगर हमें पता हो तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मीन डेविएशन इज विच पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है, मैंने ये क्वेश्चन देखा है PYQs में। आपको सिंपली क्या करना है, आपको बस एक चीज़ याद रखनी है। सबसे बड़ा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर आता है मीन डेविएशन, फिर आता है क्वार्टल डेविएशन, ठीक है। SMQ, देखो M यानी कि मिडिल पार्ट यानी कि मीडियन, वो हमेशा मिड में आएगा। S और Q को आपको ऐसे प्लेस करना है। अब आपको नंबर पुट करना है, दैट इज 4SD 5MD और 6QD, ये इनका रेशियो होता है, ठीक है। इस तरीके से इसको लिखते हैं। एक तो आप ये याद रख सकते हो, और अगर आपको इजी तरीके से याद करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हो, दैट इज QD रेशियो MD रेशियो SD। इनका रेशियो आपस में होता है 10, 12 और 50। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप आगे, दैट इज 4/5/6, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो और आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसको हमेशा इस तरीके से याद करें। M हमेशा सेंटर में आता है, सभी को पता है कि M हमेशा सेंटर में आता है, ठीक है। और S बड़ा है, Q छोटा है, ऐसे याद रखना, ठीक है। और 4, 5, 6। अब आपको पूछा है कि मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन का
कितना हिस्सा होता है, ठीक है, यानी कि आपको मीन डेविएशन की वैल्यू निकालनी है। अगर मीन डेविएशन की वैल्यू निकालूँ तो मैं ऐसे कह सकती हूँ 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट विल बी आंसर बी। अगर आपको सिर्फ ये क्वेश्चन पता हो तो इसकी मदद से आप कोई भी रिलेशन आपसे पूछा हो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नाउ विच रिलेशनशिप इज करेक्ट, तो हमें पता है z इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ सम डेविएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस, सॉरी, स्टैंडर्ड डेविएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम हमेशा मीन की बदौलत निकालते हैं, ठीक है। फॉर्मूला दिखा देती हूँ मैं आपको, ये वाला r इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेविएशन हम निकालते हैं मीन की मदद से। हम वो जो डेविएशन का सम कर रहे हैं वो डेविएशन किससे ली गई है, मीन से ली गई है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मीन के हेल्प से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। भाई जो डिस्पर्जन होता है वो हमारे स्कैटर्डनेस को मेजर करता है कि हमारा जो डेटा है वो कितना फैला हुआ है, स्प्रेडनेस को मेजर करता है, ठीक है। इसमें दो तरीके से डिस्पर्जन होते हैं आपके पास, एक होते हैं एब्सोल्यूट और एक होते हैं आपके पास रिलेटिव। रिलेटिव जितने भी डिस्पर्जन होते हैं उन सभी के आगे एक वर्ड दिखाई देता है, दैट इज कोफिशिएंट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस कहीं ना कहीं आपके एब्सोल्यूट डिस्पर्जन है, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपका क्या है, ये आपका रिलेटिव डिस्पर्जन है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एब्सोल्यूट मेजर्स में आता है रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन। रिलेटिव मेजर्स में आता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये स्टेटमेंट किसने दी थी, देखिए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं और पूछा गया है कि डेफिनेशन कौन से ऑथर ने दी। तो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगी आप सारी डेफिनेशंस लर्न करें, बट ये जरूर सजेस्ट करूँगी कि पीवाईक्यू सॉल्व करते टाइम ऐसे क्वेश्चंस पर स्पेसिफिक ध्यान दें और अपने नोट्स में इसको ऐड कर लें, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो एस्टिमेट्स और प्रोबेबिलिटी की साइंस है। ये स्टेटमेंट दिया था बॉडिंगटन ने, जिनका नाम था पूरा आर्थर बॉडिंगटन, आर्थर बॉडिंगटन। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, आप ये जो डिफरेंट हमारे पास ऑथर्स दिए गए हैं आप इनकी डेफिनेशन से एक बार चेक कर सकते हैं कि इन्होंने क्या डेफिनेशन, वेबस्टर ने क्या कहा था, बोले ने क्या कहा था, है ना, सेलिंगमैन ने क्या कहा था, ये आप चेक कर सकते हैं। ऐसे अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट, अ शॉपकीपर वांट्स टू स्टॉक शूज, द बेस्ट सुइटेबल एवरेज फॉर हिम विल बी। एक शॉपकीपर जो है वो अपने शूज को रीस्टॉक करना चाहता है, ठीक है, अपने पास शूज को वापस से ऐड ऑन करना चाहता है, तो वो कौन सा एवरेज का मेथड यूज करेगा, ठीक है। देखो अर्थमेटिक मीन जो होता है वो पूरे वैल्यू का एवरेज आपको बताता है, मीडियन मिडिल मोस्ट वैल्यू बताता है, और जो मोड है वो मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू बताता है। तो एक शॉपकीपर को अगर अपने पास ये देखना है कि मुझे कौन से शूज़ वापस से स्टॉक करने चाहिए, तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सा शूज़ सबसे ज़्यादा बिक रहा है मेरी शॉप पर, यानी कि उसे चेक करना पड़ेगा मोड, है ना, मोस्ट अकरेंस वैल्यू को चेक करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग उसे पता चलेगा कि उसे शूज़ कितने स्टॉक करने चाहिए, ठीक है। सो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी। ये देखिए अर्थमेटिक मीन हमें एवरेज बताता है, मीडियन मिडिल वैल्यू बताता है, और मोड आपका मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल एवरेज। आपके पास जो एवरेज है वो दो तरीके से होते हैं, एक होता है मैथमेटिकल एवरेज और एक होते हैं पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल दो तरीके से होते हैं, यानी कि मोड और मीडियन, ठीक है। और मैथमेटिकल होते हैं आपके पास तीन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि ये तीनों तो हमारे मैथमेटिकल एवरेज है, लेकिन ये हमारा पोजिशनल एवरेज है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और मैंने यहाँ पर ये इमेज भी ऐड करी है ताकि आप देख सकते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन, व्हेन द ऑब्जर्वेशन इन द डेटा इज जीरो देन इट्स ज्योमेट्रिक मीन। कह रहा है कि अगर सारे ऑब्जर्वेशन में ज्योमेट्रिक सारे अंडर रूट के अंदर जो ऑब्जर्वेशन है वो जीरो है तो हमारा ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। भाई जब जीरो हो गया तो हम ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, दिस विल नॉट बी कैलकुलेटेड, दिस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड,
ठीक है। अब इसके लिए आपको ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए। ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं? पहली तो ये कहती है कि हम सारे ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड हैं, ठीक है, और ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यू से ये अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। हमेशा हमेशा ये अर्थमेटिक मीन से छोटा होता है। रेशियोज में, परसेंटेजेस में और ग्रोथ में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सारे ऑब्जर्वेशन का जो प्रोडक्ट है, देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम ज्योमेट्रिक मीन। अगर आपके पास 1 2 3 ऑब्जर्वेशन है तो ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट होगा 1 2 3 और इसकी पावर 3, इस तरीके से, ठीक है। कैन नॉट बी कैलकुलेटेड अगर कोई वैल्यू जीरो है या फिर कोई वैल्यू नेगेटिव है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ट्रू एवरेज रेट ऑफ चेंज हमें बताता है और ये हमेशा हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन के बीच ही लाई करेगा, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन की जो वैल्यू है वो अर्थमेटिक मीन से छोटी होगी और अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन के बीच ही ज्योमेट्रिक मीन क्या करेगा? लाई करेगा, ठीक है। सो ये थे आपके आज के 15 क्वेश्चंस एंड आई होप कि आपने अच्छे से पढ़े, अच्छे से समझे और आपको इनमें कोई भी डाउट नहीं। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप कमेंट कीजिए कि आपने कितने मार्क्स आज के टेस्ट में स्कोर किए, कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए। और प्लेलिस्ट का लिंक एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वहाँ से आप हमारी यूनिट नंबर 1 की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल। तो आई होप आज का सेशन आप सभी ने एंजॉय किया। पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सेकंड पार्ट में मिलते हैं, तब तक कीप स्टडिंग एंड कीप रिवाइजिंग। बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। टेक केयर, बाय बाय।